हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं करिश्मा। लाइब्रेरी साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम बीएमओयू के बीएलआईएस के सभी पेपर्स के चैप्टर वाइज वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। यह वीडियो बीएलआईएस पेपर 1 लाइब्रेरी एंड सोसाइटी पुस्तकालय एवं समाज के प्रथम चैप्टर का है। जैसा कि बीएमओयू में बीएलआईएस हिंदी मीडियम से है, इसलिए मैंने यह वीडियो हिंदी मीडियम से ही बनाया है। जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश में ये मटेरियल चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। वैसे इंग्लिश मीडियम वाला भी ये वीडियो देख सकता है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि विद्यार्थियों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। जिसके पास बीएलआईएस की बुक्स भी नहीं होती है या लेट पहुंच पाती है बीएलआईएस की बुक, बीएमओयू की बीएलआईएस की बुक जब लेट पहुंच पाती है, तो इस वीडियो की मदद से भी वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। यह वीडियो बीएमओयू के बुक्स के अकॉर्डिंग है। लेट्स स्टार्ट। हमारा सेकेंड चैप्टर है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। पहले मैं बता दूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर। ओके, इसे या तो अति लघु आ सकता है, लघु आ सकता है, दीर्घ आ सकता है। तीनों में से 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलेंगे। 3 भी मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रतिपादन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक सियाली रामामृत रंगनाथन ने दिया है। ये 5 सूत्र किसने दिया है? ये सूत्र है तो किसने दिया है? ये सूत्र को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दिया है। उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 1872 से 1972। रंगनाथन एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय वैज्ञानिक थे। ठीक है, रंगनाथन ने सन 1924 में ही यह 5 सूत्रों की पहचान कर ली थी और उन्हें एक्सप्रेस 1928 में किया था। ये जो रंगनाथन ने जब स्टार्टिंग में ही मतलब 1924 में ही 5 सूत्रों की पहचान कर ली थी और इन्हें अभिव्यक्त किया था एक कॉलेज में 1928 में। और इसने पब्लिश कब किया था? पब्लिश 1938 में किया था। यानी कि ये जो 5 सूत्र हैं वो 1938 में पब्लिश हुए थे। ये सूत्र पुस्तकालय विज्ञान रूपी विशाल भवन के 5 स्तंभ बन गए हैं जिन पर वे प्रतिस्थापित हैं। ये जो 5 सूत्र है ना, पुस्तकालय विज्ञान की आधारशिला है, पुस्तकालय विज्ञान की नींव है, फंडामेंटल जिसे कह सकते हैं आप। ये 5 सूत्र पुस्तकालय विज्ञान की आधारशिला है और पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय सेवा, पुस्तकालय व्यवसाय, किसी भी समस्या के निराकरण हेतु उपयोग किए जा सकते हैं। यानी कि लाइब्रेरी में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो इस सूत्र को फॉलो करो और वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइब्रेरी की सर्विस में प्रॉब्लम हो, लाइब्रेरी को बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही हो, या किसी भी तरह से लाइब्रेरी में कोई दिक्कतें हो, तो ये सूत्र को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकती हैं। तो है ना ये इम्पोर्टेंट 5 लॉज। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र निम्नानुसार हैं। अब बात करते हैं पुस्तकालय विज्ञान की 5 सूत्र कौन कौन से हैं। ये नीचे आ रहे हैं आपके। पहला,
और इन्हें एज इट इज लिखना है एग्जाम में। अगर पहला सूत्र पूछता है अति लघु में तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, पहला सूत्र बताइए, दूसरा सूत्र बताइए, तीसरा सूत्र बताइए। उन्हें एज इट इज ही लिखना है, उनमें चेंजेस नहीं करने हैं। किसी ने अगर कोई फॉर्मूला बनाया होता है, किसी ने अगर कोई सूत्र बनाया होता है तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स यूज के लिए है, तो बहुत सिंपल सा है ना। हाँ सिंपल है। बुक्स आर फॉर ऑल, बुक्स सभी के लिए हैं। एवरी रीडर हीज हर बुक, वो एवरी बुक्स इट्स रीडर। देखना दोनों में अंतर है। सेकंड वाला बताता है एवरी रीडर हीज हर बुक्स, और थर्ड वाला बताता है एवरी बुक इट्स रीडर। सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाओ। लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है। अब हम ये सूत्र आपको याद करने हैं, ठीक है। वैसे मेरे बोलते बोलते तो आपको थोड़ा बहुत याद हो ही गया होगा। पहला है बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स यूज के लिए हैं। दूसरा है बुक्स आर फॉर ऑल, सभी के लिए हैं। और या कह सकते हैं इस सूत्र को एवरी रीडर हीज हर बुक्स। थर्ड है एवरी बुक्स इट्स रीडर। फोर्थ है सेव द टाइम ऑफ रीडर। 5 है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है। बुक्स आर फॉर यूज, हम पहले सूत्र की बात करते हैं। हम एक एक करके हम सारे सूत्र की यहाँ पर बात करेंगे। हम पहले सूत्र की बात करते हैं। पहला सूत्र, इसका एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही बनता है कि आप अगर अति लघु में आएगा, वेरी शॉर्ट में आएगा, तो इसका सिर्फ नाम पूछेगा कि पहला सूत्र क्या है, तो आप सीधा सीधा बता दोगे बुक्स आर फॉर यूज। अगर ये लघु में आएगा कि पहला सूत्र क्या है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर ये दीर्घ में आएगा, लॉन्ग में आएगा, तो वो कैसे आएगा लॉन्ग पे, मैं अभी आगे चल के बताती हूँ। अभी ये देखते हैं टॉपिक, बुक्स आर फॉर यूज। प्रथम सूत्र अत्यंत सरल है। देखा, ये बुक्स में भी आपके लिखा है कि प्रथम सूत्र बहुत सरल है, सभी लोग सहमत हैं इससे। इस सूत्र की प्राचीन काल में उपेक्षा होती थी, मतलब ये सूत्र पहले फॉलो नहीं हुआ करता था, इसलिए ये मॉडर्न लाइब्रेरी में अब लाया गया है। उस समय पुस्तकालय को पुस्तक का भंडारगृह माना जाता था। जो मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है कि पहले जो पुस्तकालय थी वो स्टोर हाउस का काम करती थी। उस समय लाइब्रेरी का मुख्य कार्य प्रिजर्वेशन होता था। जब हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उसका हमारा कार्य क्या होता है, उसके संरक्षण करना, बचा के उसको रखना, कोई छूने नहीं पाए। जैसे हमारे यहाँ आप देखे होंगे पूजा घर की अलमारी में किताबें रखी होती हैं। कुछ किताबें होती हैं जो लाल कपड़ों से ढकी होती हैं, वो टाइम टू टाइम ही उन्हें खोला जाता है, साफ सफाई करके फिर से रख दिया जाता है। तो उस टाइप से पहले लाइब्रेरी में भी पुस्तकें में ताला लगा के रखा जाता था, चाबी बंद करके बुक्स में, उनके अलमारियों में कोई छू नहीं पाए, कोई उसे दूर से ही देखे, ऐसे यूज किया जाता था, मतलब यूज नहीं किया जाता था। आज की डेट में चेंज है। प्राचीन काल में ग्रंथों का उपयोग करने के लिए जन साधारण को तनिक भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। इसीलिए तो देखो पहले क्या होता था, जब अर्लियर टाइम की बात करें तो पहले प्रोत्साहित नहीं करते थे, ग्रंथ का उपयोग नहीं करते थे। इसलिए तो ये सूत्र बना कि आज की डेट में बुक्स आर फॉर यूज। क्यों नहीं यूज करते थे? उस समय प्रिंटिंग मशीन नहीं आई थी, बहुत कम ग्रंथ होते थे, हाथ से लिखे होते थे, मैन्युस्क्रिप्ट जिन्हें कहते हैं, एक ही होते थे, 2 होते थे, उन्हें संभाल के रखा जाता था फ्यूचर के लिए। प्रिंटिंग मशीन से ये पॉसिबल हो चुका है कि कई एक साथ कॉपी कर ली जाती है, बना सकते हैं एक साथ, कहीं देख सकते हैं, सबके पास पहुंच जाती है। आधुनिक पुस्तकालय का कार्य ग्रंथों का उपयोग कराना है।
जो आज मॉडर्न लाइब्रेरी है उसका कार्य चेंज हो गया है। वो उसका कार्य क्या है, बुक्स यूज के लिए है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी देखो रंगनाथन ने ये नहीं कहा है कि प्रिजर्वेशन और स्टोर मत करो। प्रिजर्वेशन स्टोर भी आज के टाइम पे करते हैं, पर इनका उद्देश्य क्या हो गया है, प्रमोट करना किसको, यूज ऑफ बुक्स के यूज में उसको प्रमोट करना। बुक्स में जो भी नॉलेज है उस तक सबको पहुंचाना। उसे सिर्फ एक अलमीरा में सजाकर या सजावट वाली चीज़ नहीं है बुक्स यहाँ पर कि उसे अलमीरा में सजा के रखो और देखते रहो। बुक्स जो हैं उसे हर किसी के पास पहुंचाना, हर कोई उसका यूज कर सके। अब देखो ये इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ये क्या है, सिर्फ इतना बस नहीं है कि आपको पहले सूत्र में क्या है, पहला सूत्र क्या बताता है, बस इतना ही नहीं पढ़ना है, इम्प्लीकेशन भी पढ़ना है आपको। इम्प्लीकेशन निहितार्थ का क्या मतलब है, हम ऐसा क्या क्या करें कि इससे ये सूत्र फॉलो हो। समझ रहे हैं आप? आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आता है, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ के इम्प्लीकेशन डिस्कस करिए। ऐसा क्या करें कि ये सूत्र फॉलो हो। तो ये जो पॉइंट वाइज आपको मैं बताऊंगी, इसके अंदर मैं आपको बताती जाऊंगी। आप सुनने से वैसे जल्दी याद हो जाता है हर चीज़, ऐसा बताया जाता है। वैसे अगर आपको दिक्कत हो, सुनने से नहीं याद हो रहा है, तो आप लिख भी सकते हैं, जो पेपर तक आपके पास रहेगा एक नोट के फॉर्म पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हम हेडिंग लिखेंगे, देखेंगे और मैं आपको उनके बारे में एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। स्टार्ट। प्रथम सूत्र ने पुस्तकालय से संबंधित निम्नांकित बातों को प्रमुख रूप से प्रभावित किया है। पहला क्या है, पहला ऐसा क्या करे जो ये सूत्र फॉलो हो। पहला पॉइंट आपके सामने आता है कि पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण और निर्माण। सिंपल से पॉइंट है, ठीक है। आपको मैं ऐसे बताऊंगी कि आपको याद भी हो जाएंगे उसी टाइम, और पेपर में सिर्फ आपको बस पलटने बस होंगे और उस समय आप तुरंत लिखाओगे। लाइब्रेरी साइंस बहुत ईजी है, बहुत ईजिली ढंग से पढ़ा जा सकता है और उसमें बहुत जल्दी ही जॉब पाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलो टॉपिक पे आते हैं। पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण, लोकेशन। अब क्या होता है ना, पुस्तकालय भवन का जो स्थान होता है ना, एक जो लोकेशन होती है ना, उसका वो एक ऐसी जगह पे होना चाहिए, कई चीज़ें देखो, एक ऐसी जगह पे होनी चाहिए। पहली पॉइंट, जहाँ शांत हो, वातावरण शांत हो, शोरगुल ना हो। जो बंदा या बंदी पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है लाइब्रेरी में जाके, उसे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। कोई वाहन का शोरगुल ऐसा कुछ ना हो। और सेकंड पॉइंट है, लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ एक्सेसिबल हो, जहाँ आसानी से कोई भी पहुँच सकता हो। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर कहीं लाइब्रेरी खड़ी कर दी है जहाँ रोड नहीं है अच्छी, जहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है, रोड लाइट नहीं है अच्छी, वहाँ कौन जाएगा। एक बार जाएगा, दूसरी बार आलस करेगा। वैसे भी लाइब्रेरी में बहुत कम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है कि हमें इसका स्थान सोच समझ के निर्माण करना है लाइब्रेरी का, जहाँ पर जनसाधारण आसानी से पहुँच सके, ठीक है। सेकंड क्या है, लाइब्रेरी आवर्स, पुस्तकालय का कार्यकाल। लाइब्रेरी आवर्स का यहाँ मतलब है कि लाइब्रेरी जितने टाइम तक खुलती है वो टाइम निर्धारित करना। मेरे ख्याल से तो लाइब्रेरी पूरे टाइम खुली होनी चाहिए, 24 घंटे, क्योंकि कोई बच्चा होता है वो सुबह पढ़ने पसंद करता है, कोई बच्चा रात को पढ़ना पसंद करता है, तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकता है। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बात करें तो कोई बच्चा सुबह पढ़ रहा है, रात में पढ़ रहा है, तो आराम से जाके वो पढ़ सकता है। अगर संभव हो तो 365 दिन खुली होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लाइब्रेरी का जो कार्यकाल है, लाइब्रेरी आवर्स है, वो एक लाइब्रेरियन अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर ले कि इस समय मुझे सुटेबल हो रहा है तो मैं इस टाइम लाइब्रेरी ओपन करता हूँ। अपने अकॉर्डिंग उसे लाइब्रेरियन को डिसाइड नहीं कर सकता है, वो
पाठक के अकॉर्डिंग, रीडर्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना चाहिए उसे। नेक्स्ट क्या आता है आपका, पुस्तकालय की फर्नीचर और इक्विपमेंट। पुस्तकालय का जो फर्नीचर और इक्विपमेंट होता है, ये भी ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। इम्प्लीकेशन है इसका फर्स्ट लॉ का। कैसे है इम्प्लीकेशन? देखो, अगर आप सब लाइब्रेरी गए होंगे कभी ना कभी, तो अब देखा होगा कि जो इसमें रैक होती हैं, अगर आपको कोई बुक्स चाहिए और सोचिए आपकी वो जो बुक्स है सबसे ऊपर रख दी गई हो रैक के सबसे टॉप मोस्ट सेल्फ में रखी हो, तो कितनी मुश्किल से उससे निकालना हो या किसी को बुलाना पड़ता है, ऐसा कुछ हो तो कितनी दिक्कत होती है। तो फर्नीचर और इक्विपमेंट थोड़ा ठीक होना चाहिए, अपने लेवल में होना चाहिए। इतनी भी ऊंची नहीं होनी चाहिए जिससे एक्सेसिबल नहीं हो, जहां उपयोगकर्ता को हाथ सरलता से पहुंच जाए। और मेज कुर्सियां भी वहां की जो आरामदायक ही होनी चाहिए। और एक नेचुरल जो लाइटिंग होती है, प्रकाश होती है, उसकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो इससे रीडर्स है वो अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स आएंगे और बुक्स यूज हो पाएंगी आपकी। रूल्स एंड रेगुलेशन, ये भी है फर्स्ट लॉ। रूल्स एंड रेगुलेशन इजी होनी चाहिए, टफ नहीं करना चाहिए उन्हें। जो भी लाइब्रेरियन होता है, उसे जो अपनी लाइब्रेरी के रूल्स बनाता है वो इजी गोइंग होनी चाहिए, मतलब उन्हें आसानी से फॉलो किया जा सकता है। एक नॉर्मल इंसान भी उसे फॉलो कर सकता है, ऐसा होना चाहिए। तभी आपके पास लोग आएंगे और बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे। स्टाफ, आजकल सब कुछ मॉडर्न है, लाइब्रेरी स्टाफ को भी मॉडर्न होना चाहिए। मॉडर्न का यहाँ पर क्या सेंस है कि आज सब काम कंप्यूटर से होता है, उसे अच्छे खासा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। डिजिटल लाइब्रेरी भी तो हो गई है, सब कुछ कंप्यूटर में भी तो हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टाफ आलसी हो, उसके पास कोई रीडर जा रहा हो और बुक्स की डिमांड कर रहा हो, पूछ रहा हो ये बुक्स कहाँ रखी है, तो वो ना बताए और बोले कि नहीं है यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी में, जबकि होते हुए भी वो मना कर दे। ऐसे स्टाफ की कोई ज़रूरत नहीं है लाइब्रेरी में। किसी भी पुस्तकालय की सफलता उसके स्टाफ पे ही निर्भर करती है कि उसमें कितने प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में आए हुए लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। एक स्टाफ होता है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो लाइब्रेरी सर्विस है इज़ अ सोशल सर्विस। लाइब्रेरी सर्विस इज़ अ सोशल सर्विस, ठीक है। उसे सबसे अच्छा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, उसे मृदुभाषी होना चाहिए, पोलाइटली सबसे बात करना चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए उसकी, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। स्टाफ का हो गया। 5.6 में आते हैं, बुक सेलेक्शन। बुक सेलेक्शन का यहाँ क्या मतलब है? जो हमने बुक सेलेक्ट की है वो यूजर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल लाइब्रेरी खोलो और वहाँ रिसर्च की बुक्स रख लो, क्या मतलब हुआ? स्कूल में कौन रिसर्च करेगा भाई? यूनिवर्सिटी में रिसर्च करता है, स्कूल में कौन रिसर्च करेगा? स्कूल में उसके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बुक्स रखनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, इसमें आप लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ सपोज करिए कि जैसे कोई विलेज है, वहाँ पर ज़्यादातर विलेज या टाउन के ये हिंदी बोलते हैं, हिंदी में प्रेफर करते हैं बोलना, हिंदी समझते हैं, इंग्लिश थोड़ा कम यूज होती है। और आपने अपनी मॉडर्न बनाने के लिए लाइब्रेरी को पूरे इंग्लिश से ही भर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रेफर किया बुक्स की, तो आपकी बुक्स पढ़ने कौन आएगा वहाँ पर? लोकल तो नहीं आएगा,
कोई हिंदी बोलने वाला है ज़्यादा तो उस रीडर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बुक को सेलेक्ट करना चाहिए। बुक का अपीयरेंस जो होता है वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी बुक से रीडर्स लेगा, उठाएगा, पढ़ेगा। उसका साइज़ अच्छा होना चाहिए, शेप अच्छा होना चाहिए, हल्की होनी चाहिए, वेट हल्का होना चाहिए, वेट शुड मेक इट इजी टू हैंडल। प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए, उससे रीड करने में कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट, सेल्फ अरेंजमेंट, ओपन एक्सेस सिस्टम। सेल्फ अरेंजमेंट में भी देखिए जो सेल्फ का अरेंजमेंट है फर्नीचर से ही रिलेटेड कर सकते हैं, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे सेल्फ का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। लाइब्रेरी की बुक को, जिससे रीडर लाइब्रेरी की बुक को ईजिली ले सके, रीडर्स को आसानी से मिल सके, सेल्फ का जो अरेंजमेंट है। लाइब्रेरी की बुक को ओपन करिए, मतलब एक लाइब्रेरी में बुक सामने ही जाके उसे ईजिली मिल जानी चाहिए, उसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े, एक सेल्फ से दूसरी सेल्फ जा रहा है, ऐसा उसे वहाँ पर लेबलिंग लगानी चाहिए कि अब पाठक को ग्रंथ चुनने में कोई दिक्कत ना हो। ओपन एक्सेस ये अपने में एक वास्ट टॉपिक है, इसका हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पहले भी मैंने बता चुका है इस वीडियो में कि ओपन एक्सेस और क्लोज्ड एक्सेस सिस्टम में क्या अंतर है। ओपन एक्सेस सिस्टम में बुक्स, आप ये समझिए आज का जैसे मॉल है और एक शॉप है। शॉप में क्या करते हैं कि हम एक चिट्ठी देते हैं, किराना स्टोर है, हमें एक चिट्ठी देते हैं कि ये सामान चाहिए, लिस्ट पकड़ा देते हैं उसको, वो हमें लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान दे देता है। और मॉल में क्या करते हैं, हम जाके खुद चुनते हैं कौन सी बुक कौन सा हमें सामान चाहिए, फिर उसके बाद हम उसका बिलिंग करवाते हैं, ऐसा प्रोसेस होता है। उसी टाइप से आज की मॉडर्न लाइब्रेरी मॉल की तरह काम करती है, मतलब हम खुद जाके वहाँ बुक्स चुन सकते हैं कौन सा हमें चाहिए, कौन सी हमें बुक्स चाहिए, कौन सी रिलेवेंट हमें, इससे रिलेवेंट हमें बुक्स मिल रही है वो ले लो। और पुराने टाइम की लाइब्रेरी एक किराना स्टोर की तरह समझ लीजिए काम करती थी। रेफरेंस वर्ड समझिए, रेफरेंस अगर हम इसे तोड़ें तो रेफ़र करना, ठीक है, रेफ़र करना। जो बुक्स हमारे यहाँ नहीं है जो बुक्स हमारे यहाँ नहीं है और रीडर्स ने डिमांड कर ली है तो उन्हें दूसरी लाइब्रेरी में भेजना, रेफ़र कर देना कि उस लाइब्रेरी में आपको ये बुक्स मिल जाएगी और आप जाइए, हमने आपको रेफ़र किया, आप उस लाइब्रेरी में आसानी से बुक्स ले सकते हैं। इस रेफरेंस सर्विस में आप पर्सनल एक्सपीरियंस देते हैं, अपना एक व्यक्तिगत सहायता और मार्गदर्शन करते हैं रीडर्स का। मेंटेनेंस वर्क भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी फर्स्ट लॉ आपका काम करेगा। पुस्तकों की झाड़ पोछ जो होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ पुस्तकें होती हैं टाइम टू टाइम ख़राब हो जाती हैं, उन्हें भी हटाना चाहिए, जिन्हें वॉर्न आउट कहते हैं। कुछ पुस्तकें आउट ऑफ डेट हो जाती हैं, उनकी जगह नई आ जाती हैं, वो सिद्धांत लागू नहीं होते हैं, अब नई पुस्तकें आ जाती हैं तो उन्हें भी हटा देना चाहिए, उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। पुस्तकों में जो जिल्दबंदी है, बाइंडिंग है, वो अच्छी होनी चाहिए जिससे वो फटे नहीं, लंबे टाइम तक चले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं मेंटेनेंस वर्क। तो ये आपके रहे 9 पॉइंट। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको आसानी से याद हो सकते हैं। याद क्या समझ में आ गया है तो आप लिख सकते हो। लोकेशन है जो फॉलो करता है, इससे हमारा इम्प्लीकेशन हो जाता है फर्स्ट लॉ का। आवर्स है, फर्नीचर है, रूल्स है, रेगुलेशन है, स्टाफ है, बुक सिलेक्शन है, सेल्फ अरेंजमेंट है, रेफरेंस सर्विस है, मेंटेनेंस वर्क है। ओके, अब आगे बात करते हैं सेकेंड लॉ की।
सेकेंड लॉ कहता है बुक्स आर फॉर ऑल। ठीक है, इसी को हम दूसरी तरह कहें तो एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रंथ प्राप्त हो। देखो, एक लाइब्रेरी जो होती है ना, उसमें हर टाइप के बंदे आते हैं, हर टाइप के लोग आते हैं, एवरी काइंड ऑफ रीडर। तो यहाँ पर किसी एक को हम फॉलो, पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो हर टाइप के लोग आते हैं। यहाँ हम किसी एक को लेके नहीं चल सकते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर यूजर को चूज कर लिया, अब हमें उसके अकॉर्डिंग बुक्स रखनी है, ऐसा नहीं हो सकता। सबके अकॉर्डिंग रखनी होती है पब्लिक लाइब्रेरी में। सेकंड सूत्र में पुस्तकालय में उपस्थित ग्रंथ सभी के लिए हैं, सभी आते हैं। सभी में क्या आता है? नर आता है, नारी आती है, मैन, वुमेन, पुअर आता है। ठीक है, और देखो लिखा भी आपने, बालक आता है, कोई भी नौसाक्षर आ सकता है, कैदी, कारीगर और एक अधिकारी भी आ सकता है। तो सभी के लिए बुक्स होना ज़रूरी है। पर एक क्वेश्चन उठता है कि सभी के लिए बुक कैसे हो, कैसे, ऐसा क्या करें कि सभी के लिए बुक्स हो। तो फिर ऐसा क्या करें कि सभी के लिए बुक्स उपलब्ध हो जाए। तो यहाँ पर 4 लोग बताए गए हैं, 4, यही आपके इम्प्लीकेशन है। पहला गवर्नमेंट, दूसरा अथॉरिटी, तीसरा स्टाफ, चौथा रीडर। अगर ये चारों ने अपना अपना काम किया तो ऐसा पॉसिबल होगा कि सभी के लिए, सभी की मनचाही बुक्स उन्हें मिल जाएंगी। अब इनके जो काम बताऊंगी वही आपके इम्प्लीकेशन बनते हैं। इन्हें पूरा करे तो सेकेंड लॉ का इम्प्लीमेंट पूरा हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट। अच्छा देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट भी लिखा है, लाइब्रेरी अथॉरिटी भी लिखा है, स्टाफ भी है, रीडर। एक लाइब्रेरी अथॉरिटी और स्टाफ में अंतर होता है। जो लाइब्रेरी अथॉरिटी है लाइब्रेरी अथॉरिटी में वो लोग शामिल होते हैं जो मैनेजमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, और जो लाइब्रेरी स्टाफ होता है वो आपका, उसमें वो शामिल होते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इसका रीडर से। रीडर्स और स्टाफ का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। आप अगर लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं मिल जाएगा, आप अथॉरिटी से बात नहीं कर पाओगे, आपको स्टाफ से ही बात करना होगा। आप डायरेक्ट कांटेक्ट आपका स्टाफ से ही होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का क्या इम्प्लीकेशन है? फर्स्ट, अब हम इनकी कर्तव्य पर अलग अलग विचार करेंगे। सरकार के कर्तव्य, सरकार के क्या कर्तव्य है? सरकार का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्तव्य है फाइनेंस देना। फाइनेंस बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है बिना पैसों के। ठीक है, फाइनेंस मतलब पुस्तकालय जन सेवा। वैसे भी जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो निःशुल्क सुविधा देती है सबको, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? सरकार देगी। सरकार देगी तो ये सेकेंड लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। पब्लिक फंड बनाना, एक फंड बनाए जिससे लाइब्रेरी को फाइनेंस मिल सके। लाइब्रेरी सेस। लाइब्रेरी सेस क्या होता है? जो हमारे जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, जैसे नगर पालिका हो गई, नगर जिला परिषद हो गया, ठीक है, उन पे ना जो ये होते हैं उनको संपत्ति कर लगाया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगा के लाइब्रेरी पुस्तकालय उपकर पर उनको ये अधिकार होता है कि वो एक टैक्स लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं। उससे जो इनकम जनरेट होती है उसी को कहते हैं लाइब्रेरी सेस। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम
पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास करना, ये आपका खुद का एक चैप्टर है जिसे आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात किया सरकार के कर्तव्य। एक और है कोऑर्डिनेशन, पुस्तकालय में तालमेल स्थापित करना जिससे पुस्तकालय एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, मतलब एक जाल बिछाना संपूर्ण देश में। ऐसा नहीं है कि कोई अलग अपनी क्लासिफिकेशन कर रहा है, कोई अलग रूल अपना रहा है उसी शहर में, कोई अलग अपना रहा है, तो सरकार को इसमें दिक्कत होगी। तो सब कोऑर्डिनेशन करना। कोऑर्डिनेशन में एक और फ़ायदा है कि इंटर लाइब्रेरी लोन, एक और वर्ड आया एक नया, इंटर लाइब्रेरी लोन। पुस्तकालय आपको मैंने अभी बताया है रेफरेंस सर्विस में, जब कोई पुस्तक उस लाइब्रेरी में उपस्थित नहीं होती है तो उसे रेफ़र कर दिया जाता है दूसरी लाइब्रेरी में। इसी को हम कहते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन। या हम कह सकते हैं कि उस पुस्तकालय से, इसी का जस्ट अपोजिट समझिए, उस दूसरे पुस्तकालय से हम बुक्स को मंगवा सकते हैं उस रीडर के लिए। जैसे आप एक दुकान में जाते हैं, दुकान में कोई सामान बोलते हैं, वो नहीं होता है तो वो बगल की दुकान से लेके आपको दे देता है। तो इसको हम कहते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन। अगर इंटर लाइब्रेरी लोन की सुविधा होगी तो तभी होगी जब कोऑर्डिनेशन होगा। अब इम्प्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ क्या है, मतलब सेकेंड लॉ के सेकेंड इम्प्लीकेशन क्या है। सेकेंड इम्प्लीकेशन में है पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य, यानी कि अथॉरिटी के क्या कर्तव्य। पहला कर्तव्य बुक का चयन करना, बुक का सिलेक्शन करना। बुक का सिलेक्शन हमने प्रथम सूत्र में भी पढ़ा है। देखो यहाँ पर कई जो इम्प्लीमेंट है वो कई सूत्र में आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जो एक इम्प्लीमेंट है वो सिर्फ एक ही सूत्र में ही मिलेगा, कई जगह मिल सकते हैं। तो बुक का जो सिलेक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें मेजॉरिटी क्या है यूजर्स की, उसके अकॉर्डिंग पुस्तकालय में बुक्स होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रख के हमें बुक्स को सेलेक्ट करना चाहिए। यूजर सर्वे भी करा सकते हैं। यूजर सर्वे का मतलब है कि किस टाइप के लोग आते हैं हमारे यहाँ। यूजर एक सर्वे बैठा लेना कि इतने यहाँ पर ये ज़्यादा आ रहे हैं, इस टाइप के लोग, रिसर्चर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो रिसर्च के अकॉर्डिंग बुक रखना, नॉर्मल पीपल ज़्यादा आ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग बुक रखना। स्टाफ सिलेक्शन, स्टाफ के बारे में हम बात कर चुके हैं कि स्टाफ एक निपुण होना चाहिए, उसे बात करने का विनम्रता होना चाहिए, ठीक है, कार्य कुशल होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा से आना चाहिए, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ओपन एक्सेस सिस्टम, ओपन एक्सेस सिस्टम की भी हम बात कर चुके हैं पहले सूत्र में। पुस्तकालय कर्मचारियों के कर्तव्य। अब तीसरा आता है हमारे सेकेंड लॉ का इम्प्लीकेशन में स्टाफ का क्या कर्तव्य होना चाहिए। स्टाफ का क्या कर्तव्य होना चाहिए, सेल्फ अरेंजमेंट। स्टाफ को प्रॉपर सीक्वेंस में बुक्स अरेंज करनी चाहिए, ठीक है। कैटलॉगिंग, सूचीकरण, ये सूचीकरण एक सब्जेक्ट ही है आपका। कैटलॉगिंग, एक जो सूचीकरण होता है ना पुस्तकालय का, आईना होता है, शीशा होता है। इस सूचीकरण को हम नेत्रों की संज्ञा भी दी गई है, ज्ञान की कुंजी भी कहा जाता है। सूचीकरण में आप अभी इतना ही समझिए, जैसे आप या लड़का हो या लड़की हो, आप एक दर्जी की दुकान में जाते हैं। सोच लीजिए कि एक कोई लड़की है, वो दर्जी की दुकान में जाती है, ठीक है, अब उसे अपना सूट सिलवाना है। तो दर्जी क्या करता है, वो उसे एक कैटलॉग देता है, बहन कौन सा सूट लेना है आपको, कौन सा डिज़ाइन बनवाना है आपको, ये मेरी कैटलॉग है, आप देख के बता दो तो मैं वैसे ही डिज़ाइन बना दूँगा। ठीक उसी प्रकार कैटलॉग भी होता है। कैटलॉग में भी एक बुक की एक आईना रखा जाता है, बुक का ही एक इमेज रखा जाता है। कैटलॉग में ऑथर, को ऑथर, पब्लिशर, उसमें नाम मेंशन होता है बुक्स के। ये
ये हम आगे चलेंगे जब इसका सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे कैटलॉग का, तो इसमें आपको सब पता चल जाएगा कैटलॉग होता क्या है। यहाँ पर आप इतना ही जानिए। नेक्स्ट, रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस में भी हम पढ़ चुके हैं कि वो पर्सनल वे पे व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करता है। मेंटेनेंस भी फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा है, और सेकेंड लॉ में ये स्टाफ का कर्तव्य भी होता है मेंटेनेंस करना। पुस्तकों का अच्छे से मेंटेन करके रखना, बाइंडिंग करके रखना, ताकि लंबे टाइम के लिए यूज हो सके और कोई कटी फटी बुक्स ना हो, अच्छे से सब सीक्वेंस से हो। पुरानी बुक्स को हटा देना, एक अलग स्टोरेज बनाया जाता है। फेंकना नहीं होता है, पुरानी बुक को फेंक नहीं सकते हैं, एक अलग स्टोरेज बनाया जाता है, वहाँ पर रख देना। नेक्स्ट आता है पाठकों के कर्तव्य। अरे हमारा भी तो कोई दायित्व होता है, कोई रीडर्स होता है, उसका भी तो कोई दायित्व है। इतने सबका ऐसा नहीं है कि उसका कोई दायित्व ही नहीं है। मान लो उसने कोई बुक्स ले ली हो लोन पे और वो सही समय पर उससे लौटाया ही नहीं हो, बहुत पॉपुलर बुक है, सब बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, उसने कई दिनों के लिए होल्ड करके रख ली हो और ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर ली हो, जिससे और कोई रीडर यूज नहीं कर पाए, तो ये सेकेंड लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा? ठीक है, क्योंकि जो एक लाइब्रेरी होती है उसमें जितनी भी बुक्स रखी होती है ना, पाठक को पुस्तकालय का पाठ्य सामग्री को उपयोग करने का समान अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि ये इस एक पर्सन को बहुत अधिकार है, हमें नहीं है, तो ऐसे होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, ये कर्तव्य है आपका। दूसरा होता है कि आप चुरा नहीं सकते बुक्स को, ये तो अलग ही हो गया पॉइंट। कोई भी रीडर चुरा नहीं सकता है बुक्स को, नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का बारे में हम जान लेते हैं कि होता क्या है। एवरी बुक्स इट्स रीडर। देखो कॉम्प्लीमेंट है ये सेकेंड लॉ का, पूरक है ये सूत्र। देखो इस सूत्र में पहले बुक्स पर जोर दिया गया है, बल दिया गया है, और जबकि सेकेंड लॉ था उसमें पाठक पर जोर दिया गया था। हर बुक्स को इसका मानना ये है कि हर बुक का कोई ना कोई पाठक ज़रूर होता है। इस सूत्र का मानना यही है कि हर बुक का कोई ना कोई पाठक ज़रूर होता है। जो पुस्तकें होती हैं मूक होती हैं, अपने बारे में कुछ बता नहीं सकती हैं, इसलिए उन्हें ऐसे रखना या ऐसा उन्हें बनाना कि वो हर रीडर तक पहुंच जाए। अब वो चल के नहीं जाएगी, ये तो जाहिर सी बात है, वो चल के नहीं जाएगी, पर उन्हें ऐसे रखना सीक्वेंस से या ऐसा ऐसे ही हो जाए कि वो हर रीडर की पहुंच जाए, मतलब हर बुक को अपना पाठक मिल जाए। यहाँ बुक को सजीव मान लिया गया है, हर बुक को अपना पाठक मिल जाए, तभी ये लॉ संतुष्ट होगा। कभी कभी होता है कि जब कोई नई बुक्स आती है तो उसके बारे में रीडर को पता नहीं होता है ये बुक्स भी आई है क्या, तो इन तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किए जाते हैं। ये उपाय इस सूत्र में बताए गए हैं। इस सूत्र के द्वारा ग्रंथ पर बल दिया गया है बताया, जबकि द्वितीय सूत्र का पाठक पर बल दिया गया है। पुस्तकें मूक होती हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती हैं। जिन पुस्तकों के बारे में पाठकों को जानकारी है उन तक तो वो पहुंच जाते हैं आराम से, परंतु जिनके बारे में जानकारी नहीं है उन तक कैसे पहुंचेंगे? जो नई पब्लिश हुई है, नई मार्केट में आई है, उन तक कैसे पहुंचेंगे? अतः आधुनिक पुस्तकालय में 33 सूत्रों को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, पुस्तकालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ युक्तियाँ अपनाई गई हैं। क्या युक्ति हैं वे? बुक सेलेक्शन। बुक का सिलेक्शन 33 सूत्र में क्या है?
देखो इसमें क्या, अब पहले मैंने बताया कि हर बुक का अपना एक रीडर होता है, तो बुक को ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए कि जो रीडर आ रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बुक्स रखनी चाहिए। ऐसा नहीं करनी चाहिए कि एक बुक एक खाली ही पड़ी हो, मतलब उसे ऐसी हो गई हो जिसका कोई यूज ही नहीं हो पा रहा हो, उस टाइप के उसको पढ़ने के लिए कोई रीडर नहीं आ रहा है, ऐसी बुक कोई बुक सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और यदि पुस्तकों का चयन जो रीडर्स की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो जितनी भी बुक्स लाइब्रेरी में रखी हुई हैं वो सब समस्त ग्रंथों को पाठक उसके उपलब्ध हो जाएंगे। यही तो ये सूत्र बताता है। ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस इज अनदर फेवरेट ऑफ थर्ड लॉ। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओपन एक्सेस सिस्टम क्या होता है। यदि हम बुक्स को रीडर की पहुंच को सरल बनाए और सुगम बनाए, इसमें लिखा है यदि ग्रंथों तक पाठकों की पहुंच को सरल और सुगम बनाया जाए तो प्रत्येक ग्रंथ को पाठक मिल जाएगा। ठीक है। कैटलॉग, सूची हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि कैटलॉग में क्या होता है। एक राइटर का नाम लिखा होता है। कैटलॉग कई टाइप के होते हैं। कार्ड फॉर्म पे इजी होता है देखना, कार्ड फॉर्म पे। एक रजिस्टर फॉर्म पे भी हो सकता है, कई रजिस्टर में भी आप लिख सकते हो। उस बुक को, वो बुक कहीं और रखी है, उसका कैटलॉग एक अलमारी में कहीं और रखा है, और वहाँ पर उस बुक की राइटर, टाइटल, को ऑथर, पब्लिशर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो कैटलॉग से आप बुक की तरफ बुक तक पहुँच सकते हैं। फोर्थ, रेफरेंस सर्विस। ये हम पहले बात कर चुके हैं। एक जो लाइब्रेरियन होता है यहाँ, वो एक एजेंट का काम करता है। ठीक है। एक पर्सनल अपना व्यक्तिगत रूप से उसे बुक्स पहुँचाता है, व्यक्तिगत सेवा प्रदान करता है। पॉपुलर डिपार्टमेंट। पुस्तकालय में जो बहुत ऐसी अनेक लोकप्रिय विभाग होते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएँ, पीरियोडिकल्स होते हैं, मैगजीन होते हैं, फिल्म शो होते हैं, तो इनके प्रति जो रीडर्स होते हैं ना, वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो इन्हें रखना ही रखना चाहिए। पॉपुलर होती हैं क्योंकि इसमें रीडर्स की मांग बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, जो चीज़ की मांग बढ़ेगी उसका सप्लाई भी होगा। डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ी। एक्सटेंशन सर्विस। एक्सटेंशन सर्विस से क्या मतलब है, जो मॉडर्न आज का लाइब्रेरी है ना, वो सोशल सेंटर बन गया है, यानी कि जहाँ पर सोशल इवेंट होते हैं। जैसे हो गया एजुकेशन हो रही है, क्लासेस लग रही हैं, रिक्रिएशन हो रहा है, म्यूजिक है, ड्रामा है, एग्जीबिशन है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे बच्चों को कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, और जिससे रीडर्स को किसी भी तरह से रीडर्स को अट्रैक्ट करना है लाइब्रेरी की तरफ कि आए पढ़े उन बुक्स को। लाइब्रेरी पब्लिसिटी। आज के टाइम पे लाइब्रेरी चेंज हो गई है। जैसे हम आप देखते हो कि कोई दुकान ओपन हुई है तो उसका पैम्पलेट बिकता है, पैम्पलेट दे देते हैं। तो उसी तरह कोई बुक्स नहीं आई है तो उसके भी हमें पब्लिसिटी करनी चाहिए। नई बुक्स को पब्लिसिटी करेंगे तब तो रीडर्स को पता चलेगा कि बुक्स आई है। उसको डिस्प्ले में दिखाना, डिस्प्ले बोर्ड में दिखाना, उसे व्हाट्सएप की तरफ व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं अपने जुड़े हुए यूजर्स को में, और डिजिटल माध्यम से भी उसको शेयर कर सकते हैं, उसका पब्लिसिटी कर सकते हैं। और अपनी जो लाइब्रेरी है उसका भी पब्लिसिटी करना रेडियो के माध्यम से करें या टेलीविज़न के माध्यम से करें, किसी भी तरह से उसका पब्लिसिटी करना जिससे यूजर्स अट्रैक्ट हो। ठीक है।
तो ये है लाइब्रेरी पब्लिसिटी आपकी। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लासिफाइड अरेंजमेंट, ये मैंने लास्ट टॉपिक रखा है क्योंकि आपने ना कैटलॉग पढ़ा है अभी ना क्लासिफिकेशन, इसलिए थोड़ा कम समझ में आएगा। फिर भी जो समानता पाठक होता है अपनी आवश्यकता अथवा रुचि को व्यक्त करने में असमर्थ होता है, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कभी कभी कोई रीडर आता है वो बहुत शाई होता है, शर्मीला होता है, अपना बता नहीं पाता है कि अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि मुझे कौन सी बुक चाहिए। तो अरेंजमेंट जो लाइब्रेरी में होना चाहिए वो क्लासिफाइड सीक्वेंस पे होना चाहिए। क्लासिफाइड मतलब एक क्लासिफाइड आप वर्ड आप क्लासिफिकेशन में पढ़िएगा, ये क्लासिफिकेशन से बना है क्लासिफाइड, पर आप सीक्वेंस से तो समझ में आ रहा होगा। एक सीक्वेंस में होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए कि वहाँ अगर वो रीडर गया तो उसे इजली बुक्स मिल जानी चाहिए उस रैक पे। ऐसा नहीं हो कि वो भटकता रहे सब जगह और अपना टाइम ख़राब हो गया उसका। यही बिंदु जो है वो इम्प्लीकेशन है थर्ड लॉ के। आगे लॉ की बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चतुर्थ लॉ, होप सो यह वीडियो आपको आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करेगा।